दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 3 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी कंपनीज मिलेगी जिनके स्टॉक्स में टेक्निकली और फंडामेंटली रिवर्सल हो चुका है। यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, काफ़ी शॉकिंग है, इंटरेस्टिंग भी है। और यहाँ पे निफ्टी के ऊपर बातचीत की हुई है और साथ में ETF को भी डिस्कस किया है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। यूएस के मार्केट को दोस्तों एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, सिचुएशन को देखते हैं। ओपनिंग से अभी तक क्या कुछ हुआ है। तो डाउ जोन्स अभी 213 पॉइंट्स नीचे है, ओपनिंग भी कुछ ऐसी थी। नेस्डेक की ओपनिंग वीक थी, लेकिन उसके बाद में अच्छी तेजी बनी थी। पिछले वीडियो में 0.5% ऊपर था, अभी 1% ऊपर ही आ चुका है। टेक कंपनीज में स्टिल बाइंग चल रही है। कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैंग में भी 1% की तेजी है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि टेक कंपनीज में बाइंग चल रही है तो आप ये सोचो कि इंडिया के अंदर कुछ नहीं रखा, अब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है। काफ़ी लोग अभी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 50% इंडिया को देते हैं, 50% यूएस को देते हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं 70% यूएस को देते हैं, 30% इंडिया को देते हैं। कई ये भी सोच रहे हैं कि टोटली अब मैं यूएस में शिफ्ट हो जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। काफ़ी गलत अप्रोच आपकी होगी। अगर आप चाहते हो इसको लेकर एक वीडियो में बनाऊँ जिसके अंदर आप समझ पाओ कि क्यों इंडिया इंपॉर्टेंट है और यूएस मार्केट के अंदर भी फोमो नहीं करना चाहिए। यूएस मार्केट इंपॉर्टेंट है, बट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी होल्डिंग रखनी है, यूएस मार्केट में क्या कमियां हैं, इंडियन मार्केट के अंदर क्या कमियां है, क्या स्ट्रेंथ है दोनों मार्केट्स के अंदर। कमेंट में आप येस लिख देना, डिटेल में अपन उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। आगे चलते दोस्तों, क्रूड को देखते हैं। यहाँ पे 1.47% का डिप है, यानी जो ऊपर सस्टेन करा था फाइनली यहाँ से ब्रेक डाउन कर चुका है। क्या कुछ न्यूज़ है क्या? नहीं दोस्तों, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ होती तो ये 5-6% ऊपर नीचे होता, लेकिन ठीक है, ये नॉर्मल मूव है इसका। 1.5% की गिरावट है, अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, क्रूड गिरना चाहिए, नहीं तो फिर रिसेशन आ जाएगा। यहाँ पे वार्निंग दी है IMF ने। IMF ने वार्निंग दी है पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को, जिसमें इंडिया को मैक्सिमम डैमेज होगा। ये भी इस आर्टिकल में डिटेल में लिखा हुआ है। जस्ट अपन एक बार इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कहा है। ऑयल प्राइस अगर हाई रहते हैं, 2027 के अंदर भी हाई जाते हैं। देखो 26 में तो हाई रहेगा, ऐसी बात कर दी है। बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नीचे भी आ सकते हैं। 2 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे अगर वॉर एंड होगी तो, लेकिन उसका इम्पैक्ट रहेगा कुछ क्वार्टर तक, वो फैक्ट है। यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि 26 में तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने मान ही लिया है कि पूरे 26 में तो प्राइस ऊपर रहेगा, $100 पर बैरल के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर ये 2027 में भी ऊपर रहता है तो रिसेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 120 130 अगर रहा 2027 के अंदर वो गया प्राइस, वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना वो स्लो डाउन करके 2% पे आ जाएगी, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ, विच इज़ अ टेक्निकल रिसेशन, जो टेक्निकली रिसेशन होता है, सुपर्ब स्लो डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी बात कर दी है जिसके अंदर जो डेवलप जो कंट्री है वो तो माइनस में जाएगी और इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी नीचे आ जाएगा। जो 5-6% की 7% की ग्रोथ अपन देखते हैं वो 2% के तक आ सकती है। ऐसा होता है तो काफ़ी दिक्कतें होगी। लेट्स सी कि क्रूड कितना सस्टेन करता है, कितनी देर तक ऊपर रहता है। बाकी देखिए दोस्तों, मोदी जी ने रिक्वेस्ट तो की थी कि पेट्रोल कम उड़ाओ और साथ में सोना भी मत खरीदो, साथ में यूएस ट्रिप पे भी मत जाओ, बाहर भी मत जाओ, ठीक है। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आपका जो कॉन्वॉय है, जो काफिला जाता है इनका, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का जाता है, उसके अंदर तो तेल भी काफ़ी लगता है। तो आप कहते हो कि हम तो यूज़ नहीं करें, लेकिन आप खुद दबा के यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोदी जी ने लीड किया है अपने एग्जाम्पल को। इसका मतलब यह है कि कट कर दिया है, अनाउंस कर दिया है पूरे इंडिया के अंदर कि जो भी बीजेपी पार्टी है उसका जो भी काफिला जाएगा वो काफ़ी कम व्हीकल के साथ में जाएगा और काफ़ी कम फ्यूल उसके अंदर खर्च होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी सीएम योगी जी ने अनाउंस कर दिया है कट। लेट्स सी, क्योंकि देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं तो सरकार इस तरह से आएगी नहीं सामने। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 2013 में भी ये हुआ था कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर, और उससे पहले का भी एक टाइम था जब इंदिरा गांधी जी ने भी आके ये कहा था। जब देश की बहुत ख़राब सिचुएशन होती है ना, तब इस तरह की अपील की जाती है। सबसे पहले अपील होती है और उसके बाद भी लोग नहीं मानते तो फिर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग अपने आप समझें। जैसे गोल्ड के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी है। अब देखो इम्पैक्ट भी होना शुरू हो चुका है। अमूल और मदर डेयरी ये हाइक कर रही है दूध के दाम
₹2 पर लीटर से पूरी इंडिया के अंदर इफेक्टिव हो जाएगा 14 मई, यानी कल से। सो कल से दूध के प्राइजेस, ये जो आते हैं, जो थैली वाला दूध होता है, इसके प्राइजेस बढ़ेंगे पर लीटर ₹2 के आसपास। अब क्यों है ये, क्यों इंक्रीज़ हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इनपुट जो लागत है वो बढ़ी है। अब ये जो इम्पैक्ट है ना, ये आपको फूड इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा अगले महीने, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, अब सिचुएशन भी ऐसी हो चुकी है कि प्रैक्टिकली अपने को हाइक भी देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में एफआईस की सिचुएशन को भी रिव्यू कर लेते हैं। आज की डेट एफआईस ने बेचा, कितना माल बेचा? 4703, तकरीबन $500 बिलियन के आसपास का सेलिंग की है। सो एफआईस कंटिन्यूसली सेल कर रही है और मार्केट ऑब्वियस ऐसे में ऊपर नहीं जाएगा और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरेगी, इसको देखते हुए। सो अब दोस्तों बात करते हैं सिल्वर को लेकर। आज आपने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव इसके अंदर आया, 7% की तेजी बनी सिल्वर के प्राइजेस में, और इसके पीछे का जो रीज़न था ना, वो कस्टम ड्यूटी बढ़ना था। मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 दिन लगते हैं कस्टम ड्यूटी हाइक का इम्पैक्ट आने में ईटीएफ में, ठीक है। गोल्ड में तो लग गई है, अभी जो भी इंपोर्ट करेगा अब से महंगा हो चुका है, जैसे उन्होंने अनाउंस किया वैसे ही इंपोर्ट महंगा हो चुका है, तो उसमें गोल्ड के जो स्टॉक है, सिल्वर के जो स्टॉक्स है वो नीचे आएंगे, वो आ रहे हैं। आज भी काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गिरे हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल कुछ दिन में सिल्वर में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे आज मिला है। हुआ क्या है कि अभी इंटरनेशनल जो प्राइस है ना, वो 3% के साथ में बढ़े हैं। आज जो सिल्वर का ईटीएफ बढ़ा है वो इंटरनेशनल प्राइस के बढ़े बिना ही बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट है। ये इंडियन इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है, ये इंटरनेशनल प्राइस नहीं है। सो अगर यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़ गया और कुछ दिन में इंडियन इन्वेस्टर्स, जैसे कल भी हो सकता है, बाइंग करें, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले का ये डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं सडन इसमें जंप आया है और अभी सिल्वर अपना शायद ईटीएफ यहाँ तक पहुँच चुका है और ये पहुँचने की तैयारी में है। सो सिल्वर में काफ़ी पुश है। ये मैं आपको ऑलरेडी डेटा दे चुका हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बड़े प्लेयर्स गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बाइंग करते हैं और वही सिचुएशन अभी यहाँ पे चल रही है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ओवर बाइंग, जिस वजह से प्राइस इन्फ्लेट होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं। तो सेबी क्या करती है? सेबी सर्किट फिल्टर लगा देती है काफ़ी छोटा, और इसमें हो सकता है आधे % चलते ही सर्किट लग जाए, ठीक है। जो अपन ने काफ़ी सारे ईटीएफ में अभी देखा है, अगर ओवर बाइंग होगी, अननेसेसरी बाइंग होगी, इंटरनेशनल सर्विस प्राइस नहीं बढ़ते हैं, लेकिन डोमेस्टिक अपन जो ईटीएफ है वो खरीद के उसके प्राइस को बहुत बढ़ा देते हैं, तो फिर आप ये भी नहीं खरीद पाओगे, ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा समझना चाहिए। इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आज ही बाइंग कर दी दबा के, हो सकता है कल परसों और बाइंग करते हुए दिखाई दे जाए। सो दोस्तों कुछ कंपनीज को देखते हैं, अभी कुछ दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर। स्टॉक आज 5% क्रैश हुआ और इसमें आप देख सकते हैं क्रैश ही है क्योंकि ये डिसेंटली चल रहा था, लेकिन उसके बाद में गिरावट इसमें आती है। अब ऐसी कंपनीज के ऊपर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए हैं, उससे पहले भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, Q4 में भी अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस है, तो इसमें स्टॉक को ऊपर लेकर जाया जाता है। अगर Q4 में रिजल्ट अच्छा आ गए तो फिर मार्केट और तेजी करेगा Q1 के लिए, तो कभी तो देखो रिजल्ट खराब आएंगे और कभी स्टॉक घूमेगा। तो इन कंपनीज में ध्यान रखना है, जैसे रिजल्ट खराब आते हैं, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, वैसे ही एग्जिट करना बनता है, प्रॉफिट को बुक करना बनता है। अब कभी कभी क्या होता है, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है क्योंकि हो सकता है इनसाइडर को पता हो कि रिजल्ट अच्छे आने नहीं वाले हैं, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, क्या पता कल रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन आज इसमें बिकवाली हुई है जो ये हिंट देती है। देखो यहाँ पे डेटा गलत है, गूगल पे 15 मई मेंशन कर रखा है, लेकिन इसके कल रिजल्ट आने वाले हैं 14 तारीख को। सो कल रिजल्ट आने से पहले एक बिकवाली हुई है, लेट्स सी कि रिजल्ट कैसे आता है। और बाकी ये जो सेलिंग हुई है ना, नॉर्मल है क्योंकि ऐसी सेलिंग यहाँ पे भी हुई थी और ऐसी सेलिंग यहाँ पे भी हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है Q4 अगर खराब चला गया और ये लेवल टूट गया तो दिक्कत आ सकती है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, कैसे रिजल्ट इसमें आते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, आपको दो और कंपनीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए, जिसमें से पहली कंपनी है एमटार, 8% की तेजी। सो कल हमने इसके रिजल्ट को देखा था, देखो 330 का पी रेशियो है। मार्केट इसको अभी भी बढ़ा रहा है क्योंकि Q1 के लिए अब मार्केट इसको प्रिपेयर कर रहा है। स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ चला नहीं, लेकिन एकदम से बाइंग होती है और वो बाइंग सस्टेन करती है। रिजल्ट कैसे गए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। कल हमने बात की थी, रिजल्ट परसेंटेज बेसिस में बहुत अच्छे थे, 223% का जंप था,
लेकिन एक्चुअल डेटा मैंने आपको दिया था कि प्रॉफिट अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई से भी आगे निकल चुका है। तो स्टॉक अपने प्रॉफिट से भी ज़्यादा चल रहा है, वो बहुत ही रिस्की है। तो जब भी ये घूमेगा एग्जिट बनता है इसके अंदर। बाकी अभी राइड कर रहे हैं लोग, मजे ले रहे हैं, प्रॉफिट इसमें बन रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस इसको बूस्ट कर चुकी हो, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेकिन स्टिल आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट, उसके बाद में बड़ी तेजी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। लेट्स सी कि ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। अगर ब्रेकआउट होता है तो येस, Q1 के लिए इन्वेस्टर इसको और भी प्रीमियम दे सकते हैं, बट जितना ऊपर जाएगा उतना रिस्की होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उस हिसाब से। टेक्निकली अगर ये ब्रेकडाउन करता है आगे चल के या भी तो फिर वो एक बन जाएगा प्रॉफिट बुकिंग का एक जरिया। इसके बाद में अडानी ग्रीन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है स्टॉक। अभी के समय 4% की तेजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें बन रहे हैं। 141 का पी है। देखो हर ये जो कंपनीज है ना जो भाग रही है, ओवर वैल्यूड है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तो है नहीं यहाँ पे। वो तो आप उन कंपनीज में करोगे जो नीचे है, हो सकता है वो नहीं चले 1 साल 2 साल, लेकिन अगर आपको क्विक मोमेंटम चेज करना है तो उसके लिए महंगा स्टॉक लेना पड़ेगा और प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। तो वो फैक्ट है। अभी आप जो भी कंपनी देख पा रहे हो जो स्टॉक चल रहा है, हर एक कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है और हर एक कंपनी के पीछे रीज़न है उनके रिजल्ट। अब देखो मार्केट के अंदर अगर 100 में से 90 कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और 10 ही कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो इतना सारा जो पैसा है वो 90 कंपनी से निकल के कहाँ जाएगा, उन 10 में जाएगा। तो वो 10 कंपनी तो महंगी होनी है, इस वजह से कंपनीज महंगी है। ठीक है, तो रिस्क है। बाकी देखो इसके रिजल्ट तो ओके थे, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, बट टेक्निकली फाइनली ये उस लेवल को पार कर चुका है जो 2023 में हाई लगा था और यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। मतलब 25-26 ये 1 साल तक यही अटका था और यहाँ से निकल चुका है। 13% ऊपर ऑलरेडी ये जा चुका है। अगर ये प्रीवियस हाई को क्लेम करता है जो 52% ऊपर है, तो टेक्निकली यस यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। फंडामेंटल भी हम बोलेंगे ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में रिवर्सल हुआ है। सो यस, इन कंपनीज के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए क्विक मोमेंटम चेज करने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।